वेलकम टू स्कैंसकार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यकांत। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि कंपोनेंट के टेस्टिंग में कैसे फैज़ान सर का जो ट्रेनिंग चलता है वो हमने दिखाया था। आज एक नई बैच एक हफ्ते से चालू हुई है और एक हफ्ते में वो बैच को कंपोनेंट सिखाए गए। तो आज फैज़ान सर उनका रिवीजन करने वाले, तो मैं भी चाहता था कि वो रिवीजन कैसे होता है, स्टूडेंट को सही में समझ में आता है कि नहीं आता है। ये जब तक हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलो हम सीधा क्लासरूम में जाते और समझ लेते कि कैसे सिखा रहे फैज़ान। करेक्ट, बराबर। सो कोड का डिकोड किए तो क्या आएगा फैजान? 20। लास्ट आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, पहले डिकोड करो। मैं हमेशा बोलता हूं जंप मत मारो। 20 के आगे 30 ओम्स। इसका क्या आंसर आएगा? 20 यूनिट्स ओम्स। करेक्ट, करेक्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। बाद में इसको आगे कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कैलकुलेट? मल्टीमीटर में शो करने के लिए, प्रॉपर रीडिंग शो करता है, ताकि मल्टीमीटर में प्रॉपरली वो रीडिंग शो करे। इस वजह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंड ओम्स को किधर ले जाएंगे? किलो ओम्स में एंड देन मेगा ओम्स में। 1 बाय 1 हम लोग इसकी यूनिट को चेंज करते जाएंगे ताकि ये मल्टीमीटर में टेस्ट होने लायक हो। करेक्ट। इसके बाद में फिर सेकंड डिफरेंस क्या है फिर इनके बीच का? ये टॉलरेंस। टॉलरेंस, करेक्ट। तो क्या है टॉलरेंस? 3 डिजिट की 5% और 4 डिजिट की। ये कौन बताया? कंपनी ने ऑफिशियली खुद अपने तरफ से डिक्लेयर किया है कि ये जो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है। करेक्ट। तो खराब होगा तो 15%। ये जो आंसर है इसका 5% ज्यादा या 5% कम की रेंज के अंदर में आपका रजिस्टर ओके है, और इसका 1% ज्यादा या 1% कम की रेंज के अंदर में इसका रजिस्टर ओके है। तो आप उसके हिसाब से चेक करके आइडेंटिफाई कर लो। ओके, करेक्ट। इसके बाद में देन नेक्स्ट केस आ जाता है आपके कुछ स्पेशल सिनेरियो, जैसे स्पेशल कोड्स थे जो कोड्स हमको परेशान कर रहे थे। करेक्ट है। कुछ कोड थे मैंने आप लोगों को बताए थे जो आपको परेशान करते हैं। EIA नहीं, देखो 8 अलग-अलग लिखता है। नहीं, ये रहा। ये दो स्पेशल केसेस 61.9 एंड देन ये 2871 जो कि 8 दिख नहीं रहा था 8 की तरह। तो ऐसा लगा कि नया टाइप का कोड कोई आया है। ये बेसिकली 2020 के बाद के बोर्ड के अंदर आना शुरू हुआ इस तरीके की कोडिंग। और ये आपका क्या है? डेसिमल, बट इसमें कोई कोड नहीं है, एज इट इज नंबर है। ये कभी इसके ऊपर में एज इट इज नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर ही आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। कोई कैलकुलेशन डिकोडिंग की जरूरत इसमें नहीं है। हमेशा ध्यान में रखेंगे। ओके, ध्यान में रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या काम करता है बोर्ड के अंदर हमारे? एनर्जी स्टोर करता है, वोल्टेज स्टेबल करता है, स्टोर करता है, करंट स्टेबलाइज करता है और नॉइस रिडक्शन करता है। करेक्ट है। तो कोई भी कैपेसिटर हो यही 3 काम करने के लिए लगाया गया है। करेक्ट। ओके। तो कैपेसिटर्स के सबसे पहला ये कौन सा कैपेसिटर है? सिरेमिक कैपेसिटर, फर्स्ट टाइप। ओके। इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये नॉन पोलर है। क्या है ये? नॉन पोलर है, यानी इसका कोई पोल नहीं है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। करेक्ट। अगर प्लस माइनस नहीं है तो इसे किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में बोर्ड में लगा दिया जा सकता है। देन ये कौन से हैं? थ्रू होल, सिलिंड्रिकल एंड SMD सिलिंड्रिकल। करेक्ट। पोलर है ये। और ये है आपके पोलर। ओके। इसके ऊपर में 2 रेटिंग्स दी जाती है जिससे कि आप कैपेसिटर टेस्ट करते हो। क्या होती है वो 2 रेटिंग? U फ़ारेनहाइट और वोल्ट। उसका टेक्निकल नेम क्या है? कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेटिंग। करेक्ट है। कैपेसिटेंस बताता है इसकी वैल्यू,
कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी कितना स्टोर करेगा, और वोल्टेज रेटिंग बता रहा है कितना झेल सकता है, कितना वोल्टेज झेल सकता है। करेक्ट है। तो इसमें कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस पूछ रहा हूं मैं। 470 क्या, 470 UF करेक्ट, एंड 16 वोल्ट। देन व्हाट इज दिस, टैंटलम कैपेसिटर, बराबर है। इसका बताओ मुझे कैपेसिटेंस, इस वाले का 476 डायरेक्टली, नहीं डिवाइड बाय ये होगा 1000। जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन होना चाहिए एकदम जुबान पे। 476 PF 47 ये फारेनहाइट 47 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड, इसको कैलकुलेशन करना होता है, ये डिकोडिंग करने की जरूरत है यहाँ पर। हाँ पिको, करेक्ट है। पिकोफैराड 47 एंड देन 6 zeros, पीएफ में वैल्यू आएगी डिवीजन बाय 100, एनएफ में वैल्यू आएगी डिवीजन बाय 100, डिवीजन बाय 1000, आपके माइक्रोफैराड यूएफ के अंदर में वैल्यू आएगी 47 माइक्रोफैराड्स एंड 16 वोल्ट। तो ये इतना कैपेसिटी झेल सकता है। करेक्ट है। एंड देन लास्ट ये क्या है, ये एसएमडी मेटल ऑक्साइड कैपेसिटर। इसकी बताओ मुझे कैपेसिटेंस 100-25L, क्या है उसकी कैपेसिटेंस बताओ पहले। 100 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड, बिकॉज इसमें कोई डिकोडिंग नहीं होगी, इसमें डिकोडिंग होगी, इसमें डिकोडिंग नहीं होगी। एंड वोल्टेज क्या है इसका, 25 वोल्ट्स। करेक्ट है, करेक्ट है। यस। अब एक स्पेशल चीज हमेशा ध्यान में रखना, इन कैपेसिटर्स में से पोलर कैपेसिटर्स में किसी भी कैपेसिटर को एक दूसरे की जगह पे लगाया जा सकता है, सो लॉन्ग एज उनकी कैपेसिटी सेम है। अब टेस्टिंग जब आप करते हो कैपेसिटेंस से कैपेसिटर की, तो कौन से मोड में करते हो मल्टीमीटर के, कैपेसिटेड मोड या फैराडे में, फैराड्स, ओम्स, कैपेसिटेंस, कंटिन्यूटी, डायोड, सारे कंपोनेंट मिक्स कर दो। सॉरी कैपेसिटेंस मोड में कैपेसिटेंस चेक की जाती है, मल्टीमीटर में होती है, हर मल्टीमीटर में नहीं होती, इसीलिए वो मल्टीमीटर लेना चाहिए जिसमें है। करेक्ट। और अपना वाला, तो जो आपका सिलेंड्रिकल है, टैंटलम है और मेटल एसएमडी मेटल ऑक्साइड है, इन तीनों में से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो, बिकॉज दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, दोनों का प्लस माइनस साइड होता है। अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस देखो एंड देन आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। करेक्ट है। के बाद में देन नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या हमने समझा था, इंडक्टर। इंडक्टर। करेक्ट है। इंडक्टर क्या काम करते हैं, इंडक्टर वोल्टेज स्टेबल, वोल्टेज स्टेबल करता है, स्टेबलाइजेशन का, और दूसरा काम क्या है, बूस्ट करता है, बूस्ट करना। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने इंडक्टर के लिए, किसकी तरह होता है इंडक्टर काम करने में, टोल नाके की तरह। करेक्ट है। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली एक छोटे रास्ते को बड़ा रास्ता बना देता है। कभी भी टोल प्लाजा पे आप देखोगे तो आपका 2 लेन जाके 6 लेन 8 लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करेक्ट, ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, बराबर। अब उससे क्या है, आपका जैसे डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, बट अगर आप 20 सेकंड 15 सेकंड के लिए रोक भी दोगे गाड़ियों को, और उसके बाद में पीछे से आने वाली हाईवे से गाड़ियां छोड़ोगे, तो भी क्या होगा, टोल प्लाजा खाली नहीं रहेगा। ये गाड़ी जाने से पहले, वहां की लास्ट गाड़ी निकलने से पहले यहाँ से गाड़ी जाके लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सप्लाई कट किया था, बट कट हुआ क्या एक्चुअली, नहीं हुआ। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके। तो दूसरा, अब जब बहुत ज्यादा टोल नाके के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां आगे खड़े हो जाती है और वो जाने नहीं दे रहे जल्दी, तो बाद में फिर बूस्टिंग भी हो जाती है, बहुत सी गाड़ियां बाद में एक साथ निकलती है और फिर जाम कर देती है। तो यही एक और एक फीचर क्या है, आपका वोल्टेज बूस्ट भी होता है इंडक्टर में। इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा भी देता है, यानी उसने ट्रैफिक बढ़ा दिया, बराबर। अब जो आगे जाने वाला कंटेंट है, वो जितना पीछे से आ रहा है उससे ज्यादा पास हो रहा है आगे की तरफ। करेक्ट, प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां एक साथ बाहर निकल गई अभी अचानक से, बराबर। करेक्ट। इसीलिए टोल नाके का हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंडक्टर समझने के लिए। तो वो 2 काम करता है, एक तो स्टेबल सप्लाई रखता है और दूसरा बूस्ट करता है वोल्टेज को। करेक्ट है, क्लियर है सबको इंडक्टर। ओके, क्या टेस्टिंग है इंडक्टर की, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, नहीं आ रही है इसका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर इंडक्टर कंटिन्यूटी नहीं देता है, तो दूसरा मेथड क्या है उसको टेस्ट करने का, कैसे, वोल्टेज सीरीज इंडक्टर को, बैटरी को और मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करो एंड देन
सेम वोल्टेज इनपुट का जो है एग्जैक्ट सेम आउटपुट आना चाहिए। अगर ड्रॉप हो गया इसका मतलब खराब है। डन, करेक्ट। देन लास्ट नेक्स्ट कंपोनेंट एक जो हमने देखा था उस दिन, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर दो टाइप का काम करता है, एक स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। यस, करेक्ट है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। हमारा कौन सा यूज होता है हमारे इसमें? स्टेप अप, क्योंकि डाउन के लिए हमको जरूरत नहीं है, आईसी से हमारा काम हो जाता है। तो स्टेप अप करने के लिए और किस सर्किट के अंदर यूज करते हैं ट्रांसफार्मर? किस सर्किट में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को? इंजेक्टर सर्किट के अंदर। किसमें? इंजेक्टर सर्किट के अंदर, करेक्ट है, बराबर। और कौन से ज्यादा करके? डीजल में कौन से? जिसमें बहुत हाई वोल्टेज पे इंजेक्टर चलता है, 220, 250 वोल्ट्स, 150 वोल्ट्स, 180 वोल्ट्स। जो आपके 50 वोल्ट, 56 वोल्ट, 48 वोल्ट, 80 वोल्ट, 72 वोल्ट पे चलने वाले इंजेक्टर्स हैं, उनके लिए किससे काम हो जाता है? इंडक्टर। आईसी भी है, करेक्ट है, आईसी से भी हो जाता है, साथ में इंडक्टर से भी काम हो जाता है, करेक्ट। ऐसा बोलना फिर, ओके। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है समझ में आ गया, इंडक्टर का क्या काम है समझ आ गया। ट्रांसफार्मर को टेस्ट कैसे करोगे? सेम सीरीज में, सीरीज कनेक्शन बैटरी ट्रांसफार्मर और मल्टीमीटर का लगाओगे। और कहाँ टेस्ट करोगे ट्रांसफार्मर को? बोर्ड के बाहर। और क्या देख रहे हो आप जब टेस्ट कर रहे हो इसमें? जब इनपुट वोल्टेज से हायर वोल्टेज आउटपुट में मिलना चाहिए, जिसका मतलब है मेरा ट्रांसफार्मर ओके है, ओके। बट बहुत रेयरली आता है, बहुत रेयर आता है ट्रांसफार्मर हमारे बोर्ड पे। इंडक्टर से ज्यादा करके काम हो जाता है। क्लियर है ये सबको? चलो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने फिर क्या समझा था? इंटीग्रेटेड सर्किट। एकदम सिंपल में आईसी क्या होती है? व्हाट इज आईसी? जिसका 3 लेग से ज्यादा, जो वो पहचान हो गई आइडेंटिफिकेशन की, जो भी पार्ट 3 लेग का है या 3 से ज्यादा लेग का है वो क्या है? आईसी है, करेक्ट है। आईसी क्या होती है? आईसी एक पहले से एग्जिस्टिंग सर्किट जो बोर्ड में था, क्या था? पहले से एक बना बनाया सर्किट जो बोर्ड में था, जो एक काम कर रहा था, उसको उठा करके एक छोटी बॉडी में डाल दिया। आपने क्या किया? एक सर्किट जो बाहर रखा हुआ था, काम कर रहा था, उसको पकड़ा, उठाया, छोटा किया और डाल दिया। रुक जाओ रुक जाओ, क्या किया? उसमें डाल दी, बन गई आईसी। तो आईसी क्या होती है? ये ट्रांजिस्टर का सबका काम करेगा। बड़े चीज, कोई भी सर्किट हो सकता है आईसी। एनी सर्किट, आईसी कैन हैव एनी सर्किट, कुछ भी सर्किट हो सकता है आईसी के अंदर, करेक्ट। क्योंकि उसका पर्पस क्या है? एक बड़े सर्किट को उठाओ और एक छोटे बॉक्स में बिठा दो, ताकि वो जगह भी कम ले, और पहले से अच्छे से काम कर रहा था तो उसमें हमको चेंजेस भी नहीं करने, फिक्स कर दो उसको। और उसीलिए आप क्या बनाते हो? आईसी। एग्जांपल के तौर पे पहले भी आपकी थ्रॉटल बॉडी आ रही थी, बराबर। गाड़ी के अंदर BS2 के टाइम पे थ्रॉटल बॉडी, आपका EGR, रेल प्रेशर सेंसर, हाई प्रेशर पंप, फ्यूल पंप, ये सारे एक्चुएटर्स जो थे ये सब फिक्स थे। स्टार्टर, एयर कंप्रेसर, आपका रेडिएटर फैन, ये सब आज तक कभी बदला है गाड़ी के अंदर? एज इट इज है। तो कंपनी ने क्या सोचा? हाँ यार, इन सबको अलग अलग पार्ट लगा के बोर्ड में यूज करने से अच्छा एक काम करो, एक बॉडी, एक सर्किट बनाओ और ढूंढो कौन सी बॉडी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें इसको डाल दिया जाए, ये सारे काम कर ले, करेक्ट है। अलग अलग क्यों लगाना है? और क्या बन गई? आईसी, करेक्ट। तो जो आपके बोर्ड का ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं? MCU। जो आपके बोर्ड का स्टोरेज रखता है उसको क्या कहते हैं? फ्लैश आईसी, बराबर। एक्स्ट्रा स्टोरेज जो रखता है उसको कहते हैं। जो आपके बोर्ड की पहचान और आपके सिस्टम्स का इंपॉर्टेंट डेटा, कोडिंग का, लर्निंग का, कैलिब्रेशन का, एडेप्टेशन का डेटा रखता है, उसको क्या कहते हैं? गुड, सबको बोलना है। हाँ, उसके बाद में फिर इन सारे आईसीज जो मैं अभी 3 हमने बात की, इनके अंदर डेटा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आईसी आती है आपका वोल्टेज रेगुलेटर। ये कौन है आपके बोर्ड का? दिल है। ये सबको चलाता है, ये दिमाग को भी चालू करता है, ये डेटा रखने वालों को भी चलाते रहता है, यही सबको पंपिंग करके जिंदा रखता है, करेक्ट है। और ये अलग अलग पैकेट्स के अंदर आता है, बराबर। ये कौन है? ड्राइवर आईसी। क्या काम है इसका? सब चीज को रन करना, सब चीज को चलाना। इसके बाद में कम्युनिकेशन आईसी। क्या काम है इसका? कम्युनिकेट करने, बात करना, करेक्ट है। ये कौन है? ये सब एक जगह
तीनों मिलके बेसिकली एक पॉइंट पे कंपनी ने देखा कि यार सप्लाई के लिए एक अलग पार्ट दे रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन के लिए अलग पार्ट दे रहा हूं मैं, ड्राइविंग के लिए भी अलग पार्ट दे रहा हूं। एक काम करते हैं, अभी देखो बोर्ड में काम बहुत सारा कराना पड़ता है तो सप्लाई ज्यादा चाहिए, एक मॉस्फेट से काम हो नहीं रहा, तो एक काम करो एक आईसी बनाओ जो सप्लाई हैंडल कर ले। फिर उसने बोला अरे यार इसके अंदर लेग्स एक्स्ट्रा रह गए, कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ रही है, एक काम करो एक्स्ट्रा लेग्स आ रहे हैं तो क्या करो, इंपॉर्टेंट रिले कौन सा है, मेन रिले, फ्यूल पंप रिले, इसको इसी आईसी से चला लो, तो ड्राइविंग का काम भी दे दिया। साथ में क्या बोला, हर बोर्ड को कम्युनिकेशन चाहिए ही ना, और सब कैन लाइन पे चल रहे हैं, ये भी इसको दे दो, तो ये 3 काम अकेला कर ले, ऐसा बना के इसको दे दो, फिर बोर्ड के अंदर लगा देना, तो कॉमनली उसी के अंदर काम होते रहेगा। करेक्ट है? तो बेसिकली जो हमने समझा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, कंबाइन करता है, कंबाइन कर दिया उसने। देन ये क्या है, टेक्निकल नेम है क्या, ये टेक्निकल नेम नहीं है, ये इंडस्ट्री ने दिया हुआ नाम है इसको। करेक्ट है? बेसिकली दिस इज HSOP 64, HQFP 64, ठीक है। इस आईसी के अंदर में क्या होता है, एक्चुएटर रन होते हैं और कम्युनिकेशन 2 काम कर ले रही है ये खुद से। करेक्ट है? 2 काम ये खुद से कर ली है। करेक्ट है? आईसी के बारे में समझ आ गया, क्लियर? ओके, अब रिमेनिंग बच्चे हमारे कौन से कंपोनेंट, ऑसिलेटर। नेक्स्ट कंपोनेंट था ऑसिलेटर। कौन है ये ऑसिलेटर, जबान कौन है ये, जबान बात करता है, जबान है किसकी, पूरे बोर्ड की। ये बंद तो सब बंद, बोर्ड बात ही नहीं कर सकता। और क्योंकि आज के टाइम पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द सारा काम बातों से हो रहा है, एक दूसरे को बता करके हो रहा है, तो अगर ये बंद हो जाता है तो कोई काम नहीं हो पाता। सिस्टम बंद, यस, आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ये पार्ट आपका डैमेज होगा, खराब हो जाता है, अदरवाइज ये नहीं होता है, खराब नहीं होता। करेक्ट है? देन नेक्स्ट, डायोड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कौन से, जीनर। करेक्ट है? पीएन में और जीनर में फर्क क्या है, पीएन जंक्शन के 2 लगाते हैं, थोड़ा अच्छे से बोलो, समझ में आए सबको। पीएन जंक्शन जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस होता है, हाँ, और जेनर जो होता है फॉरवर्ड के साथ साथ रिवर्स बायस होता है। करेक्ट है, मतलब पीएन एक ही डायरेक्शन में फ्लो देगा, जीनर दोनों डायरेक्शन में देगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन के हिसाब से क्या फर्क है, वोल्टेज लेने का, कंज्यूम करने के लिए। एग्जांपल क्या लिया था हमने, टैक्स का, टैक्स, और उससे अच्छा एग्जांपल क्या लिया था हमने, पीएन जंक्शन कैसा है, इंडिया को, नहीं, अमेरिका, पीएन जंक्शन किसकी तरह काम कर रहा है, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया। अंदर तो सब कुछ आ सकता है, जा नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकते। और जीनर इंडिया बाहर भी, अंदर की तरफ लाओगे कुछ, हाँ, ठीक है, बाहर भी इस तरफ से इस तरफ लाओगे तो आ जाएगा आसानी से, ठीक है, या उल्टा बोल रहे हैं हम एक्चुअली, यहाँ से अगर भेजना है कुछ तो आसानी से चले जाता है, लेकिन बाहर से कुछ लाना है तो ज्यादा टैक्स लगता है। करेक्ट? तो जीनर उसी तरह होता है। फिर अंदर लाने के बाद में स्टेट के हिसाब से अपना अपना पैसा अलग लगता है, यानी एक जीनर डायोड जो है उसको डिपेंड करता है कौन कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा। हर जीनर डायोड में डिपेंड करता है कौन कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा और कितना पास करने देगा। कौन बताएगा ये डिटेल, डेटा शीट बताएगी कि कोई जीनर डायोड कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा और कितना पास होने देगा। ठीक है, बराबर, जैसे जिस स्टेट का मंत्री है वही बताएगा कितना आपको देना पड़ेगा पास होने, बराबर। इसके बाद में अब डायोड में एक चीज ध्यान रखना है कि ये किसी भी बॉडी में आ सकता है, करेक्ट है, अनलेस एंड अनटिल डेटा शीट मिलेगी आपको पता नहीं चलने वाला है, करेक्ट। देन फाइनल 2 कंपोनेंट्स हमारे क्या है, ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट। कितने टाइप के होते हैं, ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं। क्या टाइप से वो, एनपीएन ट्रांजिस्टर, करेक्ट, बराबर। फर्क क्या है दोनों में, वर्किंग में फिर फर्क क्या है, फर्क ये कि स्विचिंग का फर्क है। अगर बेस पे ग्राउंड देंगे तो वो दोनों एक्टिव होगा, और पॉजिटिव देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। कौन से वाले में, पीएनपी। और सेकंड जस्ट इसका ऑपोजिट है, बेस पे अगर पॉजिटिव देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बेस पे पॉजिटिव देंगे तो ऑन हो जाएगा,
और जब देंगे तो वो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। कौन? NPN एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिंपल सा डिफरेंस है, करेक्ट है। टेस्टिंग किस तरह होगी? डायोड की तरह। इसका पी एन सॉरी यहाँ पे पी एन पी लेग्स होते हैं, हाँ करेक्ट है। पी से एन रीडिंग आनी चाहिए, पी से एन रीडिंग आनी चाहिए उल्टा करने पे, जो सेम आपने डायोड के अंदर में किया था। की थी, करेक्ट है। ओके, फाइनल कंपोनेंट जो हमने देखा वो कौन सा है? MOSFET। मॉसफेट। क्या काम करता है? सॉरी, काम तो ऑलमोस्ट, क्या काम करता है मॉसफेट? थोड़े से वोल्टेज में या एम्पियर में वो हाई करंट, एकदम थोड़े से वोल्टेज और करंट से वो हाई एम्पियर, हाई एम्पियर को कंट्रोल करता है, करेक्ट है। ट्रांजिस्टर उल्टा है, जितना कंट्रोल होने वाली चीज का करंट होगा उसी के नियर बाय आपका, करंट और उसको स्विचिंग वाला करंट आपको देना पड़ेगा, बराबर। और तो ये मेजर डिफरेंस है, करेक्ट है। इसके बाद में फिर आपका मॉसफेट जो है, बराबर, ये काम ऑलमोस्ट सेम तरह से करता है। पीमॉस कैसे काम करता है? कहां पे ग्राउंड देंगे? यहाँ पर गेट पे, गेट पे ग्राउंड परवेज, तो और आपका ये ड्रेन और सोर्स एक्टिव हो जाएगा। ड्रेन टू सोर्स ऑन हो जाएगा और गेट पे अगर पॉजिटिव देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। ये है आपका PMOS। ये या तो ग्राउंड कैसे काम करेगा? गेट पे अगर पॉजिटिव देंगे तो ऑन हो जाएगा और ग्राउंड देंगे तो जीरो हो जाएगा। गेट पे 0 वोल्टेज देंगे तो बंद हो जाएगा, ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। अंडरस्टूड। यस। दोनों में से कौन सा हमारे बोर्ड में ज्यादा यूज होता है? क्यों? जीरो वोल्टेज, जीरो कम वोल्ट से चल जाए। जीरो वोल्टेज ग्राउंड चलेगा। 0 वोल्टेज ग्राउंड नहीं है, 0 वोल्टेज बेसिकली नो कनेक्शन, कनेक्शन तोड़ के रखा आपने, ठीक है। एनमॉस क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज आपके 99% सेंसर सारे कौन सा सिग्नल भेजते हैं? पॉजिटिव। तो इजी कौन सा यूज करने और पी क्योंकि ग्राउंड पे एक्टिवेट होता है, तो सेंसर से भी क्या सिग्नल आना होगा उसको चलाने, तो वही सिस्टम में आप क्या यूज कर सकते हो? अदरवाइज एनमॉस ही यूज होता है। क्लियर है सारे कंपोनेंट? एक कंपोनेंट बच गया, कौन सा? LED। कब देखेंगे वो? कब? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जब चेक कर रहे होंगे उस टाइम पे। ओके, क्लियर है सबको? ऑल गुड। थर्ड मॉड्यूल पे आगे बढ़ते हैं, चलो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने वीडियो फैजान सर का पूरा देख लिया। जैसे कि उन्होंने दिखाया है कि पूरे 10 कंपोनेंट्स है ECM में, और ये 10 कंपोनेंट्स का पूरा रिवीजन उन्होंने लिया। डायोड की थ्योरी बताई, ट्रांजिस्टर की थ्योरी बताई, एन मॉसफेट पी मॉसफेट की भी आपको थ्योरी बताई। तो ये जो पूरा सिलेबस है कंपोनेंट्स का, एक शॉर्ट सिलेबस हमने 20 मिनट में आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा रहेगा, और ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और स्कैनस्कार की सेम ट्रेनिंग ऑनलाइन पे भी आपको मिलेगी। हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ पे सेम ट्रेनिंग आपको कम कीमत में मिलेगी। अगर आप आपका वर्कशॉप छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए, तो ट्राई कीजिए कि ऑनलाइन में सीखने का। सेम लेक्चर है। आज अगर आपने 10 कंपोनेंट्स सुने रहेंगे 20 मिनट में, और उसमें से 3 भी आपके समझ में आए रहेंगे, तो यही तीनों कंपोनेंट्स का प्रैक्टिकल कहाँ पे किया जा सकता है उसका एक जरिया ढूंढ के आप आपके जगह पे भी ECM रिपेयरिंग सीख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने हमारा जो स्कैनस्कार का ऐप है उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप एक बार ज़रूर ओपन करना और वहाँ पे जाके डेमो लेक्चर ज़रूर लेना।